तो आईसीडीआर रेगुलेशन कब आया था? इन द ईयर 2018। इन द ईयर 2018 में आईसीडीआर ने क्या किया था ना, आईसीडीआर 2009 को है ना रिपील करके आईसीडीआर 2018 आया था। आईसीडीआर 2009 को रिपील करके आईसीडीआर 2018 आया। इससे पहले आईसीडीआर 2009 होता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं आईसीडीआर 2009 बहुत पुराना हो गया है, उसको कुछ चेंज करने का दरकार है। इसलिए मोदी जी तो आके सब चीज चेंज कर रहे थे ना, तो सब चीज उनको चेंज करना है कांग्रेस का टाइम का, तो ये भी चेंज करने का उनको मन किया, तो ये भी चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ, एक कमेटी बनाया गया, ठीक है, एक कमेटी बनाया गया, एक सेबी का प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। ये क्योंकि प्राइमरी मार्केट इसलिए क्योंकि यहां पे हर समय हम लोग इशू का बात करेंगे, जब नया इशू लेके आते हैं ना तो प्राइमरी मार्केट होता है। इतना तो आप लोगों को पता है, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब आईपीओ लेके आया जाता है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट का एक एडवाइजरी कमेटी है सेबी का, वो क्या करता है, रिकमेंड करता है कि नया कुछ रूल्स लाना चाहिए, कि रेगुलेशन लाना चाहिए कि नहीं प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड। तो ये प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड चीज है ना, तो इसलिए यहां पे ये पार्लियामेंट, ये प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी को बोला गया कि कुछ ऐसा कमेटी बनाओ जो कि आपका एक नया रेगुलेशन लेके आ पाए लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को लेके। तो इसीलिए क्या हुआ, आईसीडीआर कमेटी एक बनाया गया, आईसीडीआर कमेटी। आईसीडीआर कमेटी में एक बंदे को बैठाया गया, उसका नाम, एक मिनट रुकिए, चलो। तो ये क्या हुआ, अंडर मिस्टर हल्दिया एक कमेटी बनाया गया। तो हल्दिया ने क्या बोला कि जो पुराना जो है ना ईयर 2009 का जो आईसीडीआर रेगुलेशन है ना वो बहुत पुराना है। ईयर 2009 का जो आईसीडीआर रेगुलेशन वो बहुत पुराना है, आउटडेटेड हो गया। तो हम लोग को नया रेगुलेशन का दरकार है, उसका लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई करने का दरकार है। तो उसने क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम लोग को आईसीडीआर 2018 को बनाना पड़ेगा, तो इसलिए रेगुलेशन लाया गया आईसीडीआर 2018। और जब सेबी रेगुलेशन को नोटिफाई किया ना तो बोला कि इसको 60 डेज के अंदर में इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता आज ही से इंप्लीमेंट हो जाए, वो नहीं होता है। 60 डेज का टाइम लिमिट दिया गया कि 60 डेज के अंदर में इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 60 डेज के अंदर वो क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, पृथ्वी हल्दिया, ओके, मिस्टर पृथ्वी हल्दिया, ओके। तो उन्होंने क्या किया, रिव्यू किया, क्या क्या चीज किया, टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द रेगुलेशन। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लैंग्वेज, और कितना कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन था उसको सिंप्लीफाई, कोई भी आम आदमी उसको समझ सके। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट, न्यू चेंजेस, मार्केट का नया जो प्रैक्टिसेस है उसको अंडरस्टैंड करके नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया रेगुलेशन बनने का दरकार है, क्योंकि इतना स्टार्टअप्स आ रहा था, अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गया था, एसएमई प्लेटफॉर्म, ये इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, सबको नजर में रख के नया प्लेटफॉर्म बनाने का दरकार पड़ा। ओके, नया मतलब आईसीडीआर रेगुलेशन बनाने का, और इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल होना चाहिए। नॉर्मल आदमी जैसे हम और आप मिलके भी रीड कर पाए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए भी रीडिंग करने के लिए भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, कि हमको शेयर मार्केट एक्सपर्ट होना हो, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि अगर कंपनी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ नहीं पाएगा तो आईपीओ लेके कैसे आ पाएगा, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं जान पाएगा तो लेके कैसे आ पाएगा। अगर अपने बाउंसर फेंक देंगे कुछ चीज, समझ में आया, कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म्स दे देंगे जो समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर कैसे निकाल पाएगा वो आईपीओ, नहीं निकाल पाएगा ना। उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, तो इससे और दिक्कत हो जाए। छोटा छोटा कंपनी नहीं लेके आ पाएगा ना आईपीओ, फिर बड़ा कंपनी ले पाएगा। जो लोग बड़ा बड़ा मर्चेंट बैंकर्स को, टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला लोग को रख पाए, वो लोग ही लेके आ पाएगा। इसीलिए स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए इसको करना पड़ा अपने को, कि सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, क्योंकि आजकल तो तुरंत डेली एक आईपीओ आ रहा है। अगर आप देखेंगे पहले के जैसा नहीं, अभी आप डेली न्यूज खोलेंगे मनी कंट्रोल में, अभी एक जुपिनर सिनेमा का कोई आईपीओ आ रहा है, अभी नया, अभी सेबी ने रेगुलेशन किया 1600 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। पता है आप लोग को ये चीज, एक नया कंपनी है जुपिनर सिनेमा, ठीक है, पढ़ने में जुपिटर आता है लेकिन नाम लिखा हुआ है जुपिनर सिनेमा। सोचो, जूनिपर की जुपिनर है, दोनों में से कुछ एक नाम है, ठीक है। एक नया अभी हम देख रहा था मनी कंट्रोल का साइट खोल के, तो उसका पॉपअप आया था, 1600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रहा है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी हल्दिया जी ने बोला कि अब भैया हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा। क्या रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा, वो जो पुराना रेगुलेशन है ना 2009 का, उसको हम लोग को रिपील करके 2018 का। अब कभी भी जब भी आईसीडीआर रेगुलेशन लिखा जाएगा तो 2018 लिखा जाएगा, 2009 नहीं। एज अमेंडेड बाय 2018 नहीं है, 2009 को पूरा रिपील कर दिया और 2018 आ गया। जैसे कंपनीज एक्ट में भी हुआ ना, 1956 का वाला को 2013 कर दिया, वैसे इसको आपका क्या किया, 2009 को 2018 कर दिया। ओके, तो ये सेबी कौन निकाला रेगुलेशन, सेबी ने रेगुलेशन निकाला, आईसीडीआर रेगुलेशन। अब देखिए इसका नाम देखेंगे ना हम लोग, इसका अगर नाम देखेंगे सेबी का रेगुलेशन का, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इश्यू ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कंपनी जब कैपिटल इश्यू कर रहा है, ओके, कैपिटल इश्यू कर रहा है।
अब प्राइवेट कंपनी तो कैसे भी कैपिटल इशू, अभी इसमें ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल का बात नहीं हो रहा, वो तो कंपनी जब फॉर्म होता है तभी बन जाता है। ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ कैपिटल टू पब्लिक। अब यहां पे जब भी पब्लिक बोलते हैं ना तो आप लोग सोचते हैं पब्लिक मतलब आम जनता, जनता जनार्दन, पूरा पब्लिक लोग के सामने में, ऐसे नहीं होता है। पब्लिक मतलब जो भी कंपनी का ओनर को छोड़ के कोई भी आदमी होता है ना वो पब्लिक हो जाता है। ओनर को छोड़ के कोई भी आदमी पब्लिक हो जाएगा। जैसे मान लो रिलायंस, रिलायंस में ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी एंड उसका फैमिली पूरा, एंड फैमिली हो गया ना, रिलेटिव भी आ जाता है ओनर का, तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली पूरा हो गया आपका ओनर। अब मुकेश अंबानी का फैमिली को छोड़ के अगर कोई भी और आदमी लेगा ना शेयर तो उसको जनरल पब्लिक बोला जाएगा। अब जनरल पब्लिक मतलब ये नहीं होता है बैंक्स भी ले सकता है शेयर, बैंक्स होता है ना बड़ा बड़ा बैंक्स, वो भी शेयर को अप्लाई कर सकता है। एलआईसी भी अप्लाई कर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे ज्यादा पैसा वही इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। तो एलआईसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड करता है ना इन्वेस्ट शेयर मार्केट में, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें क्या होता है ना, एचएनआई लोग पैसा लगाता है, एचएनआई लोग पैसा लगाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। म्यूचुअल फंड को छोड़ के एक अलग तरीके का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें, ठीक है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट लोग क्या होता है, एचएनआई लोग को पकड़ता है और उसके बाद बोलता है नया नया प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे। वेंचर में ये लोग क्या करता है, स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, पेटीएम वेटीएम में पैसा लगा देगा, ये लोग नया इनोवेटिव कंपनीज में पैसा लगाता है, तो इसलिए लोग को वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। नया नया वेंचर में पैसा लगाता है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है उसमें नहीं लगाता है, ये लोग न्यू वेंचर्स में लगाता है, न्यू प्रोजेक्ट्स में लगाता है, ओके। तो ये लोग को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये सब लोग है ना, ये लोग इंस्टीट्यूशन है ना, ये लोग तो कंपनी है ना बड़ा बड़ा, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये लोग को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ये लोग को छोटा में बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड टू इन्वेस्ट इन बिग अमाउंट, बिग चंक्स में लोग इन्वेस्ट करता है। एक संग 500 करोड़ लगा देगा, 1600 करोड़ का आईपीओ में 80% यही सब्सक्राइब कर लेगा, 50% यही सब्सक्राइब कर लेगा, 800 करोड़ ले लेगा ये लोग सब लोग मिलके। गोल्डमैन सैक्स, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी है ना, बड़ा बड़ा मर्चेंट बैंकर्स लोग है, ये लोग भी इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है ना वो लोग, बड़ा बड़ा, ये लोग के पास मोटा चंक्स ऑफ पैसा है। तो इन लोग के पास भी पैसा जाएगा ना तो ये लोग भी जनरल पब्लिक होता है। अब ये बोलेंगे सर ये लोग पब्लिक थोड़ी ना है, ये लोग भी पब्लिक है, ये लोग तो नॉर्मल, ये लोग तो कंपनी का ओनर लोग नहीं है ना, पता चला पूरा ही पैसा ये लोग सब्सक्राइब कर लिए तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ये लोग भी शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो आम जनता लोग के पास आता है, और आम जनता में भी है ना बहुत सारा आदमी लोग ऐसा है जिसके पास और भी बहुत पैसा है, तो वो लोग को बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या होता है, ये लोग इंस्टीट्यूशनल नहीं होता है, ये लोग इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ऐसे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ये लोग भी कॉर्पोरेट्स होता है। जैसे अगर मान लो हम अपना एक कंपनी बना ले, दीपक अग्रवाल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना शेयर मार्केट में, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे, छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एक संग 500-600 करोड़ तो नहीं डालेंगे, ज्यादा से 1 करोड़ 2 करोड़ ये सब डाल सकते हैं, थोड़ा ना 500 करोड़ रुपया डाल देंगे। तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी रुपया डालेंगे, उसको लिए शेयर मार्केट के 600-1600 करोड़ में 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोग को बोला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये लोग इंडिविजुअल लोग नहीं होता है, ये लोग छोटा छोटा चंक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जितना नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आम जनता होता है। फिर उसके बाद भी कुछ बच जाता है ना तो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के पास आता है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हो गए हम लोग, छोटा छोटा लोग जो 2 लाख रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करता है। फिर उसके बाद नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स लोग भी होते हैं, 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टर करता है लेकिन इंडिविजुअल लोग होता है, तो लोग होता है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये सब आदमी लोग इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। तो ये लोग को कौन इशू कर रहा है कैपिटल? इशूअर कंपनी जो नया शेयर का आईपीओ लेके आना चाहता है। अब इशू भी है ना अलग अलग टाइप का होता है, इशू भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। अब जैसे मान लो इशू ऑफ कैपिटल कितना टाइप का हो सकता है? आईपीओ को क्या होता है फुल फॉर्म, कोई बताएगा आईपीओ का क्या फुल? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यहां पब्लिक का मीनिंग समझ गए ना? पब्लिक मतलब ये जो ऊपर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये सब लोग को बोला जाता है आपका पब्लिक। तो इसमें बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर। नॉन इंस्टीट्यूशनल में सब आ गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर और नॉन इंस्टीट्यूशनल। पब्लिक मतलब वो होता है, पब्लिक मतलब अगर कोई आपको बोलेगा पब्लिक मतलब पूरा आम जनता नहीं है, पता चले आम जनता को, जैसे अभी कोई बोलता है पेटीएम का सर शेयर ही नहीं मिला, अलॉटमेंट हुआ था लेकिन मिला ही नहीं शेयर। क्यों नहीं मिला तुमको? क्योंकि ले गया सब लोग, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लोग ले गया, और वो क्यों लेके गया वो सब बताएंगे आगे, पूरा पढ़ना है हम लोग को,
पूरा सिलेबस में। खाली ये नॉर्मल नॉलेज जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, वो जानना जरूरी है आप लोग को आईसीडीआर में घुसने से पहले, ठीक है, कि क्या होता है आईपीओ, किसको किया जाता है, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल वर्ड आ गया ना, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, कंपनी अपनी जिंदगी में पहली बार, ठीक है, जैसे होता है ना पहली बार, वैसे ही पहली बार अगर कंपनी अपना आईपीओ लेके आता है ना, पहली बार अपना आईपीओ लेके आता है, मतलब पहली बार जनता लोग से पैसा मांग रहा है। जनता मतलब कौन कौन समझ जाओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, पब्लिक बोला जाएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो उन लोग से जब पैसा मांगते हैं ना पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, ओके। अभी जिसको आईपीओ इशू कर दिया, आईपीओ इशू हो गया तो कंपनी लिस्ट हो गया शेयर मार्केट में, उसके बाद वो एफपीओ भी लेके आ सकता है। मतलब वो क्या करता है कि आईपीओ एक बार इशू कर दिया, फिर वही पब्लिक लोग को वापस से पब्लिक ऑफर, उन लोग से पहले पूछा जाएगा कि भैया तुम मेरा शेयर और सब्सक्राइब करोगे, हम लोग को और कैपिटल रेज करना है कोई और नया प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो क्योंकि इसको फॉलो करता है ना आईपीओ को, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो दो तरीके का फंड रेजिंग टेक्निक है। इसके अलावा और भी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बोनस इशू है, बोनस भी इशू कर सकता है कंपनी, राइट इशू भी कर सकता है, ठीक है। फिर और भी तरीका है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये सब आगे पढ़ेंगे, इतना डीप में भी जाएंगे नहीं, ठीक है। अभी नॉर्मल जानिए कि आईपीओ और एफपीओ से पब्लिक ऑफर। तो अभी हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर का बात कर रहे हैं। इनिशियली जब अभी कंपनी लेके आता है ना ऑफर, तो उसका भी हम लोग बात कर रहे हैं, आईपीओ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और भी जानने का दरकार है आप लोग को कि कितना तरीके का शेयर मार्केट होता है, कितना तरीके का स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। जैसे अभी होता है ना सेंसेक्स निफ्टी अपने पढ़ते हैं ना, अब देखिए कोई भी हम लोग याद एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पढ़े थे ना। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइडेड है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक है आपका मेन बोर्ड, हम लोग बोले थे ना आईसीडीआर में कवर करेंगे ये वाला टॉपिक। तो मेन बोर्ड क्या होता है ना, मतलब मेन पब्लिक, जैसे रिलायंस, उसमें बड़ा बड़ा कंपनी, मेन कंपनीज लिस्टेड है, मेन बोर्ड उसको बोला जाता है। मतलब मेन बोर्ड जब भी यहाँ पे अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करेंगे तो मेन बोर्ड का बात करें। कभी भी एसएमई आएगा तो हम आप लोग को बोल देंगे कि एसएमई का बात कर रहे हैं। तो इसमें होता है एसएमई और होता है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। 3 तरीके का प्लेटफॉर्म है। तो मेन बोर्ड का है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अगर आपको मेन बोर्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको बड़ा कंपनी बनना पड़ेगा। बड़ा कंपनी मतलब रिलायंस के संग आपका शेयर लिस्ट हो जाएगा। मतलब मान लो अगर आप पेट्रोलियम कंपनी है और आप मेन बोर्ड में लिस्ट कराना चाहते हैं, रिलायंस से कॉम्पीट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस टाइप का मीट करना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोला जाता है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड मतलब बड़ा बड़ा कंपनीज लोग के संग आप जाएंगे। मेन बोर्ड मतलब जो सेंसेक्स अभी बीएससी इंडिया खोलते हैं ना, उसमें जितना कंपनीज दिखाता है ना सब मेन बोर्ड है। ओके, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है, लेकिन सेंसेक्स तो इंडेक्स है ना, ऐसे बीएससी इंडिया में बहुत सारा कंपनीज है। सेंसेक्स का बात नहीं करें, सेंसेक्स में तो 30 कंपनी है। अभी हम लोग बीएससी इंडिया का बात करें। बीएससी इंडिया का मेन बोर्ड जो होता है ना, हर स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन बोर्ड होता है। जैसे एनएससी का भी मेन बोर्ड है, वैसे बीएससी का भी मेन बोर्ड है। ठीक है, तो दोनों का मेन बोर्ड मतलब मेन बोर्ड मतलब मेन कंपनीज लोग का लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मेन बोर्ड। जब कभी देखिए स्कूल का बोर्ड, टॉपर्स लोग का लिस्ट होता है तो मेन बोर्ड, उसको बोला जाता है मेन बोर्ड। ठीक है, और एसएमई एक्सचेंज, एसएमई में क्या होता है, छोटा छोटा कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोग आपका लिस्ट रहता है उसमें। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा, इसका अलग से पढ़ेंगे कि इसमें लिस्टिंग करने का, इसमें अगर आईपीओ लेके आना है अपने को, अगर एसएमई प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग को आईपीओ लेके आना है, अगर एसएमई का बोर्ड में हम लोग को अपना शेयर को लिस्ट कराना है तो क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेन बोर्ड में अगर लिस्टिंग कराना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म, अब इसका नाम हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पहले इसमें क्यूआईबी लोग आपस में काम करता था, क्यूआईबी एंड क्यूआईबी ट्रेड करता था। एक क्यूआईबी दूसरा क्यूआईबी, मतलब एक बैंक दूसरा बैंक को शेयर बेचेगा तो कहां बेचेगा, एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया, क्योंकि ये लोग भी आपस में करता है ना ट्रेड। लेकिन बोला कि नहीं, अब ये इससे ऊपर इंडिया उठ गया, अब स्टार्टअप्स लोग का जमाना आ गया है, इनोवेशन का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। तो जितना टेक्नोलॉजी पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है, स्टार्टअप कंपनी है, अगर एज अ स्टार्टअप अगर आप लोग को लिस्ट कराना है तो उसके लिए ये वाला कंडीशन है। ठीक है, उसके लिए आईजीपी है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कोई कंपनी जो स्टार्टअप है लेकिन वो अपने आप को मेन बोर्ड में लिस्ट करा सकता है, लेकिन मेन बोर्ड का क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? तो ये 3 तरीके का आपका प्लेटफॉर्म है। कौन कौन सा? मेन बोर्ड, एसएमई एंड आईजीपी, ये 3 तरीके का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तीनों में लिस्टिंग क्राइटेरिया अलग अलग है, तीनों में लिस्टिंग क्राइटेरिया अलग है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे में। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आईसीडीआर को कौन लेके आया था? आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का किसका रिकमेंडेशन से आया था? मिस्टर पृथ्वी
हल्दिया, ठीक है, मिस्टर पृथ्वी हल्दिया, ठीक है, इन द ईयर 2018 फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 60 डेज के अंदर में बोला था इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए पूरा आईसीडीआर रेगुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग आईपीओ का बात की ना, अलग अलग तरीके का ऑफर होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, बोनस इशू, राइट इशू, फिर और भी बोले ना प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्रेफरेंशियल इशू होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब खाली आप क्यूआईबीज लोग को शेयर इशू कर रहे हैं, आम जनता को नहीं कर रहे हैं। आम जनता भी एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो पब्लिक, तो इसलिए बोले खाली आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल लोग को पकड़ के खाली उन लोग को आप शेयर इशू कर सकते हैं, वो भी अलाउड है, ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंशियल इशू होता है, वैसे ही आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। खाली ये जानिए इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, बस अभी खाली ये जानने का दरकार है। बाकी सब चीज, ये सारा चीज आपका सिलेबस में सब एक एक करके पढ़ना है कि कैसे इशू लाया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समझ में आया? समझ में आया ना? कितना कॉन्सेप्ट डीप जाना है हम लोग को, समझ गए? तो ये खाली बेसिक बताया। अभी क्या बेसिक बताया? कितना तरीका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, क्या क्या होता है, मेन बोर्ड, आईजीपी, आईजीपी का फुल फॉर्म इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। दोनों एक्सचेंज में होगा, एनएससी में भी होगा, बीएससी में होगा, ये तीनों एक्सचेंज, ओके। ये तीनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका एनएससी में भी होगा और बीएससी में भी होगा। दो टाइप का ऑफर बताइए, दो टाइप का ऑफर जब कंपनी ऑफर करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है प्राइमरी मार्केट, एफपीओ लेके आता है सेकेंडरी मार्केट, ओके। अब उसके बाद ये बताइए पब्लिक क्या होता है, पब्लिक में कौन कौन आ जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लोग भी हो गया, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का एग्जांपल बताइए, बैंक्स, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, यूटीआई वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये सब आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं जो बड़ा चंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। यहां तक समझ में आया? चलो चलो, और ये आईसीडीआर रेगुलेशन कौन लेके आया? मिस्टर पृथ्वी हल्दिया, ठीक है। चलो हाँ, पृथ्वी हल्दिया आपका मतलब कि शेयर मार्केट के एक्सपर्ट थे, उस शेयर मार्केट का रेगुलेशंस को, शेयर मार्केट को अच्छा से जानते थे, इसलिए उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। देखिए सेबी में है ना कमेटी होता है, हर सेबी में कमेटी होता है, ये देखिए है ना सेबी कमिटीज, ठीक है। सेबी अपना हर एक मार्केट के लिए कमिटीज बना के रखा है। देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अलग, इंटरमीडियरी के अलग, रिसर्च एडवाइजरी अलग, मार्केट डेटा अलग, हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी अलग, इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी अलग, अलग अलग देखिए कितना कमिटीज है। देख रहे हैं, कमिटीज याद करते करते ही एक अलग से चैप्टर बन सकता है, समझ में आया? इतना सारा कमिटी है, अलग अलग मार्केट का एडवाइजरी कमेटी है, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, तो अलग अलग तरीके की कमेटी। अब अलग अलग कमेटी में अलग अलग आदमी लोग बैठता है। अब जैसे हम लोग प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी बोले ना, ये रहा प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, देखिए इसमें कौन है, नैना लाल किडवई चेयरपर्सन। अब इसके बारे में जानना है, इसको खोल लीजिएगा, दिखाएगा, शायद नहीं दिखा रहा है। अब इसके बारे में रिसर्च करना है तो इसको पढ़िए, अलग अलग आदमी, सब में अलग अलग कमेटी बना रखा है। अब इसलिए अपने को नाम याद रखना है, कौन क्या कर रहा है, इतना जानने जाएंगे तो पूरा दिन साल लग जाएगा। ये लोग के बारे में, एक एक आदमी के बारे में थीसिस करने जाएंगे अपने, तो ठीक है। हाँ हाँ, चेंज होते रहेंगे, ठीक है, ये लोग चेंज होते रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इन लोग का काम क्या है, रेगुलेशन लेके आना, ठीक है। इन लोग का काम है एडवाइस करना, अलग अलग मार्केट में कैसे कैसे एक्टिविटी कंडक्ट होगा, लिमिट जो बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का चेंज करना है, क्या करना है, ये लोग लेके आता है। इसीलिए देखिए ना, इसीलिए तुरंत तुरंत अमेंडमेंट आता है। ये जितना भी रेगुलेशन है ना सेबी का, सब में अमेंडमेंट आता रहता है, ओके। अभी जो हम लोग बोले ना ये दो तीन चीज, वो चीज लिख लेते हैं एक बार। चलो, जो आईसीडीआर का इंट्रोडक्शन किए ना वो थोड़ा अपने लिख लेते हैं, ये तो भूल जाएंगे ना फिर। चलो, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, ओके। 2009 का बात नहीं हो रहा, 2018 का बात हो रहा है। अब ये मत बोला 2018 का क्यों पढ़ेंगे, हम लोग का सिलेबस में ये 2023 में एग्जाम है। पुराना एक्ट है तो क्या हुआ, एक्ट कभी चेंज नहीं होता रहता, वही एक्ट को पढ़ना होता है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ठीक है।
इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। SEBI constituted ICDR committee under the chairmanship of Prithvi Haldia, sorry. भाई ये सब नाम वाम है मिस्टर स्टर लगा दिया करो एग्जाम में, पता चला उसका रिलेशन में कोई निकल जाए इन्विजिलेटर का, बोला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। हाँ आ गया तो तुम क्या करेगा? मान लो उसका कोई मतलब कि उसका कोई स्टूडेंट ही रहा, बोला मेरा टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, 0। ठीक है। SEBI constituted ICDR committee under the chairmanship of Mr. Prithvi Haldia. ICDR committee recommended ICDR regulation 2018. Okay. Which was also supported by SEBI's PMAC, मतलब Primary Market Advisory Committee. सेकेंड पॉइंट, इसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। बोला कि ठीक है, जो पृथ्वी हल्दिया जी बोल रहे एकदम ठीक है, अपने को लाना चाहिए नया रेगुलेशन। ओके हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ICDR रेगुलेशन 2018 was notified by SEBI in official gazette on 11 September 2018. Okay, second point. तो जब बोला आगे से खत्म हो गया, सेकेंड पॉइंट बोलना चाहिए सर, नहीं सब लोग खा के नहीं आते लगता कुछ। हो गया। ICDR रेगुलेशन 2018 was notified by SEBI in official gazette, इसको OG लिख सकते हैं आप लोग, on 11 September 2018 and was made applicable after 60 days from its notification in OG. एग्जाम में मत लिखे आएगा, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं OG। ICDR regulation 2018 was notified by SEBI in official gazette on 11 September 2018 and was made applicable after 60 days of its notification. That means 11 दिन से और 11 सितंबर से और 60 दिन ऐड कर दो, तब से वो एप्लीकेबल हो गया ऑल ओवर इंडिया में। पॉइंट नंबर 4 है ICDR रेगुलेशन 2018 रिपील्ड ICDR रेगुलेशन 2009 ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या था? टू मेक रेगुलेशन मोर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड ना, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसको इजी करने के लिए। ठीक है, टू मेक रेगुलेशन मोर सिंपल एंड रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी। To make regulation more simple and remove complexities. हो गया। To make regulations which match with current market practices.
टू शॉर्टन द लैंग्वेज एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। मतलब पॉइंट 1 को ही पॉइंट 3 बना दिया ये लोग, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, लिखते लिखते डन बोल देता, मतलब कि दिमाग में पॉइंट घुस गया और डन। गजब। अब एक दो पॉइंट और ऐड करना है, तो मेरा स्पेस तो यहाँ है नहीं, तो मैं ऐड कर रहा हूं नीचे में जाके। कौन लिख लिया भाई, बता दो लास्ट पॉइंट। टू शॉर्टर द लैंग्वेज एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। टू शॉर्टर द लैंग्वेज एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। चलो, अब टाइप ऑफ पब्लिक ऑफर, टाइप ऑफ ऑफर। ठीक है, टाइप ऑफ ऑफर लिखिए। आईसीडीआर में टाइप ऑफ ऑफर पढ़े थे ना अपने, आईपीओ एफपीओ पढ़े थे ना, तो अभी एक बार टाइप ऑफ एफपीओ लिख लेंगे। समझे अपने, अभी कुछ नहीं है, खाली लिखना है। ओके, खाली टाइप ऑफ एफपीओ, टाइप ऑफ ऑफर्स लिख के रखना है। समझे, अभी तक अपने कुछ नहीं है उसमें। ओके, नया पॉइंट है बाबू। इनिशियल पब्लिक ऑफर, बोनस इशू, राइट इशू, क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लिख दीजिए इसको, क्वालिफाइड ओके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, और एक एफपीओ रह गया ना, एफपीओ। ठीक है, और एक और है प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है, फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेन बोर्ड, एसएमई एंड आईजीपी।
अगर बोला जाएगा बीएससी का कितना प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, एनएससी का कितना प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है। ओके, समझ में आया? बीएससी का भी मेन बोर्ड होता है तो उसको बीएससी मेन बोर्ड बोलते हैं, ऐसे बीएससी का भी एसएमई बोर्ड होता है तो बीएससी एसएमई बोलते हैं, और उसको बीएससी का भी आईजीपी होगा तो बीएससी आईजीपी बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही एनएससी का, तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज का आपका बोर्ड होता है। ओके, दोनों स्टॉक एक्सचेंज का आपका बोर्ड होएगा। ठीक है, when shares are issued to the public for the first time, it's called IPO. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ओके, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में भी आपका तो पब्लिक मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मल पब्लिक इंडिविजुअल एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के। ओके, पब्लिक मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं होता, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के शेयर नहीं देगा। आपका जनरल पब्लिक मतलब अदर देन प्रमोटर। ओके, हेंस पब्लिक इज एनीवन अदर देन प्रमोटर। Okay, hence public is anyone other than the promoter of the company. Okay, promoter of the company छोड़ के कोई भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी में कर रहा है तो वो पब्लिक इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, देन इट इज अ जनरल पब्लिक ऑफर ओनली। ठीक है, तो कंपनी अगर चाहे बैंक को दे रहा है तो इट इज एन आईपीओ। अगर कंपनी आपको नहीं दिया, जरूरी नहीं, आप ये नहीं बोल सकते तो आईपीओ नहीं लेके आया, लेके आ गया वो भैया, आईपीओ आपको नहीं मिला, जरूरी नहीं है। ओके, बिकॉज कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करता है, कटरीना कैफ से एडवर्टीजमेंट नहीं कराएगा कि मैंने भी कर दिया इन्वेस्ट, आप भी करिए, ऐसे नहीं करेगा इन्वेस्ट। ऐसे नहीं करेगा कि मैंने भी इन्वेस्ट किया। जैसे शैम्पू का ऐड नहीं है ना, रिलायंस का शेयर बिक रहा है तो उसका फाइनेंशियल देखेगा। कटरीना कैफ को आता है क्या देखना फाइनेंशियल्स? ठीक है, विराट कोहली को आता है क्या फाइनेंशियल देखना? उसको क्रिकेट खेलना आता है। जैसे सचिन नहीं बोलता बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वैसे बोल देगा रिलायंस इज द सीक्रेट ऑफ माई वेल्थ, प्लीज इन्वेस्ट। ऐसे नहीं बोल सकता ना, हाँ नहीं हो सकता ना ये चीज, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। और फिर तो बहुत आदमी लोग कर लेगा इन्वेस्ट। आईसीडीआर रेगुलेशन लाने का मतलब ही यही था। आईसीडीआर रेगुलेशन ये लाने पे तो कोई भी छोटा मोटा कंपनी आके इन्वेस्ट कर देगा ना। कोई भी छोटा मोटा कंपनी, अगर एकदम छोटा कंपनी है, एकदम छोटा कंपनी है, वो सचिन तेंदुलकर को बैठा देगा, सचिन तेंदुलकर को देगा करोड़ों रुपया और करोड़ रुपया उठा लेगा और फिर डूब जाएगा कंपनी, हम लोग जैसा आदमी भी डूब जाएगा। इसीलिए वो चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आईसीडीआर रेगुलेशन लाया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो देखो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। इसीलिए देखो कि कंपनी में कभी भी कंपनी का आईपीओ लेके आता है ना, तो जहां जहां बिजनेस न्यूज चैनल हो ना वहां पे बोला जाता है, मनी कंट्रोल ये सब जगह बोला जाता है, जहां पे वो लोग को नॉलेज रहता है। ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर आके बैट में स्टिकर लगा के रिलायंस, नहीं होता ऐसे, नहीं होता है ऐसा, नहीं पॉसिबल नहीं है। अभी से हुंडई का आ रहा है आईपीओ तो हुंडई और मार रहा है बैट से और कार निकल के जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है ना। और आईपीओ, इन्वेस्ट इन आईपीओ 26,000 करोड़ आईपीओ। तो देखो ये सब क्या है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वैसे भी पब्लिक को इन्वेस्ट, पब्लिक को दिखा के, अगर मान लो कोई जेन्युइन कंपनी होगा ना, वो नहीं दिखाना चाहेगा कि सचिन को इतना करोड़ों रुपया लगाएगा, सचिन को देने से अच्छा मर्चेंट बैंकर हायर करेगा ना, जिसको ये चीज का नॉलेज है, जिसको पता है कि किस किस के पास डीमैट अकाउंट है, उन लोग को बोला जाएगा ना जिस जिसके पास डीमैट अकाउंट है। आम जनता लोग तो देख के छोड़ देगा, अरे वाह मजा आ गया, छोड़ देगा, इन्वेस्ट तो करेगा नहीं, इन्वेस्ट तो करेगा नहीं, सचिन को पैसा मिल जाएगा,
तो फायदा नहीं है। तो जो इन्वेस्ट करेगा वहीं पे उसी पॉपुलेशन में करने के लिए मर्चेंट बैंकर को हायर किया जाता है, वो लोग करता है ये सारा काम। बोले नहीं, हम लोग पढ़ाए थे मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है, गोल्डमैन सैक्स, और उसके बाद अपने क्या क्या जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, ये सब लोग को अपने को हायर करना पड़ता है, वो लोग ये सब काम करता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ये अभी हम लोग आईपीओ में जो मेन बोर्ड है ना, मेन बोर्ड का अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। अभी मेन बोर्ड का पढ़ने जाएंगे और आईपीओ का पढ़ने जाएंगे, ये वाला अभी पकड़ो, हम लोग ये वाला पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके लास्ट तक जाना है। ठीक है, अभी आईपीओ से स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा, यही मत बोलना कि सर बोनस इशू कैसे करेंगे, टाइम आएगा, उसके लिए पढ़ाया जाएगा, टाइम लगेगा, 8 से 10 क्लास पढ़ लगेगा, ये सारा चीज में आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगा। फिर आप लोग बोल सकते हैं हाँ सेबी पढ़ के हम लोग उठे हैं। अभी आप लोग मतलब समझिए सेबी का अभी 20-30% ही हुआ है, ये पढ़ने के बाद आपका 80% हो जाएगा। तो ये चैप्टर को अभी हम लोग को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्ट के संग पढ़ना है और मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, अब चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ने की ना रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लिखना मत। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आना चाहता है ना मेन बोर्ड में अगर कोई भी आईपीओ लेके आना चाहता है, वो लोग को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सबसे पहला वाला एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला वाला कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहला वाला कंडीशन है आपका कंपनी का है ना, कंपनी का क्या पहले ही सब बताएगा क्या? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ होना जरूरी है, 15 करोड़ होना जरूरी है 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट समझ में, एवरेज नेट प्रॉफिट इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना होना चाहिए? 15 करोड़, एटलीस्ट 15 करोड़। तो एवरेज मतलब समझ गए, एवरेज 15 करोड़ मतलब समझो इस यहाँ पे 10 है, यहां 12 है, यहां 14 है, तो बोलिए हुआ क्या 15? हुआ 26 और 10 36 डिवाइडेड बाई 3 नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो आपका एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? एवरेज नेट प्रॉफिट आपका, अगर मान लीजिए इसको 15 कर लेते, इसको 8 कर देते तो होगा? बोलो नहीं होगा, नहीं होगा। अरे एवरेज नहीं निकालना था यार, 15 प्लस 12 प्लस 8 20 प्लस 10 20 प्लस 15 कितना है? 35 डिवाइडेड बाई 3 होगा क्या? 45 से ऊपर होना पड़ेगा ना। हाँ, एवरेज निकालना आता है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, हाँ उसको बोलते हैं एवरेज। ओके, वेटेड एवरेज भी नहीं बोले, इतना डिफिकल्ट में जाना भी नहीं है, नॉर्मल एवरेज का बात हो रहा है, सिंपल एवरेज। डेप्रिसिएशन नहीं निकाले हो कभी? फॉर्मूला बताएगा इसका, ठीक है। तो एवरेज होने के लिए क्या होगा? आपका एटलीस्ट 15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे 15, 20, 25, ठीक है। अगर 3 साल में इतना हुआ तो फिर वो आईपीओ लेके आ सकता है, ठीक है, तो वो आईपीओ लेके आ सकता है, ये वन ऑफ द कंडीशन है। और इसमें बोल रहा है ना एटलीस्ट आपका 3 साल में प्रॉफिट होना जरूरी है, 3 साल में प्रॉफिट होना जरूरी है। मान लो ऐसा हुआ, 1 साल आपका 100 करोड़ हो गया, 1 साल आपका 0 हो गया और 1 साल -25 हो गया, तो नहीं चलेगा। 3 साल में प्रॉफिट होना भी जरूरी है। विथ 3 ईयर्स, तीनों ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट इन ऑल द 3 ईयर्स, विथ प्रॉफिट इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक है। प्रॉफिट होना आपका जरूरी है, ठीक है, प्रॉफिट होना क्या जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सेकेंड एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? आपका जो नेट टेंजिबल एसेट है ना कंपनी का, नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट क्या हो गया बताइए? नेट टेंजिबल एसेट क्या हो गया? जो कि टेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सके, जिसको देख सके। आप बोलेंगे मेरा कंपनी का गुडविल बहुत ज्यादा है, गुडविल से मतलब नहीं है सभी को, बोलता भाई तुम्हारा गुडविल जितना भी हो, हमको चाहिए जो चीज देख सके। तुम कंपनी का पैसा लेके भाग जाएगा, बोला गुडविल है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। गुडविल तो सबका होता है, गुडविल से कोई मतलब नहीं है। बोलेगा कि भैया हम पब्लिक लोग से बहुत प्यार करते हैं, तो ये प्यार को थोड़ा ना मेजर कर सकते हैं, प्यार इज अनमेजरेबल। एक चीज मान लो आप किसी से प्यार करते हो तो आप मम्मी पापा को बता सकते हो कितना प्यार कर सके, मेजरेबल है क्या? वो नहीं मेजरेबल है ना। प्रूफ कैसे करोगे कि आप प्यार करते हो? वो तो आपको और उसको पता है ना, मम्मी पापा को तो नहीं पता है कि आप प्यार करते हो, तो मेजर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना मेजर। तो जो चीज मेजरेबल नहीं है उसको सेबी नहीं कंसीडर करता है। सेबी बोलता है कि भैया मेजरेबल होना चाहिए नेट टेंजिबल एसेट इन द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। ओके, फुल ईयर्स मतलब 12 साल का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए, 12 मंथ का होना चाहिए।
जो प्रीसीडिंग 3 इयर्स है ना वो 12 मंथ्स का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ईयर 2013 में कंपनी स्टार्ट किया, 13 में खाली 8 ही महीना काम किया, 2014 में पूरा 12 महीना काम किया, 2015 में 12 महीना काम किया तो नहीं चलेगा, उसको और 1 साल काम करना पड़ेगा 12 महीना, तब उसके बाद ही वो आईपीओ लेके आ सकता है। समझ में आया? तब उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, आईपीओ लेके आ सकता है। तो नेट टेंजिबल एसेट आपका इन द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 मिनट रुकिए, चेंज हुआ है ना, कि बता देता हूं। एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए कंपनी का, ठीक है, एटलीस्ट 3 करोड़ आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। तो नेट टेंजिबल एसेट क्या होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए। तो 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट क्या होता है, नेट टेंजिबल एसेट मतलब आपका इनटेंजिबल एसेट छोड़ के, मान लो कंपनी का गुडविल होगा, गुडविल को नहीं, मेजर जो चीज आपका छू सके, टेंजिबल मतलब जो छू सके, अकाउंट्स में पढ़े ना टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, रॉयल्टी, जैसे मान लो टेक्निकल नो हाउ है कोई कंपनी के पास, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एसेट है, सॉफ्टवेयर ले रखा है, वो सबसे नहीं चलेगा, टेंजिबल एसेट होना चाहिए। टेंजिबल मतलब फिक्स एसेट्स होना चाहिए, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जिसको कंपनी देख सके। तो एसेट अगर इसलिए बोल रहा है कि कंपनी इतना ज्यादा क्यों होना चाहिए, 3 करोड़ का होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, कंपनी का 3 करोड़ का एटलीस्ट आपके पास फंड है जो कि आपका एसेट्स में यूटिलाइज है, मतलब उसको बेच के पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है नेट टेंजिबल, और बोल रहा है उसमें से एटलीस्ट, उसमें से बोल रहा है कि एटलीस्ट 50% आपका क्या होना चाहिए, मॉनेटरी एसेट में होना चाहिए। किसमें, मॉनेटरी एसेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी एसेट बोल रहा है, मॉनेटरी एसेट मतलब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 50% आपका मॉनेटरी एसेट में होना चाहिए। और उसमें एटलीस्ट क्यों बोला है सेबी, एटलीस्ट 50% आपका मॉनेटरी एसेट में होना चाहिए। बोला इसको एटलीस्ट क्यों बोल रहा है, एटलीस्ट 50 मतलब 0% भी चलेगा, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है एट मैक्स आपका 50% होना चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहा है 50% से ज्यादा, बोला अगर मॉनेटरी एसेट में मान लो कंपनी का 100 करोड़ का आपका नेट टेंजिबल एसेट है, ठीक है, और बोल रहा है अगर कंपनी का 100 करोड़ ही आपका मॉनेटरी एसेट होगा ना, वो तो बेच के कभी भी चला जाएगा, मॉनेटरी एसेट होगा। मॉनेटरी एसेट मतलब समझ गए, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक इज टेंजिबल एसेट ना, कैश एंड बैंक इज टेंजिबल, लेकिन उसको बाद बोल रहे वो कैश एंड बैंक जो है ना वो मॉनेटरी भी है, तो कैश एंड बैंक तो कभी भी वो आपका बेच बाच के चला जाएगा। कैश एंड बैंक क्या करेगा, कभी भी आपका बेच बाज के चला जाएगा। तो बोला 50% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, 50% से कम चलेगा। तो बोला जैसे मान लीजिए कोई प्रमोटर है, वो आईपीओ लेके आना चाहता है और बोलेगा 100 करोड़ का मेरे पास नेट टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग कुछ नहीं, मेरे पास पैसा है, रोकड़ा है, तो सभी बोलेगा भैया तुम आईपीओ नहीं लेके आ सकता, तुम तो पब्लिक से पैसा उठाएगा, वो भी पैसा लेके जाएगा और ये भी पैसा लेके जाएगा। पहले अपना बिल्डिंग बनाओ, एक ऑफिस बनाओ। बोले ऑफिस तो हम रेंट का यूज करते हैं, नहीं भैया पहले एक ऑफिस बनाओ, एक ऑफिस बना के अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बनाओ, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करो, एक जगह जाके जैसे मतलब उसको पकड़ सके, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि वो भाग जाए। नेट कभी मॉनेटरी एसेट तो कभी बेच बाज के चला जाएगा। तो बोला एटलीस्ट 50% आपका क्या होगा, मॉनेटरी एसेट में होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी एसेट मतलब 50 करोड़ तक का अगर वो एसेट बोलता है कि मेरे पास बैंक है तो चलेगा। अब सेबी, अब वो कोई देखते नहीं जिसके पास ज्यादा एसेट रहता है, जिसके पास हो सकता है आप बोलो कि मेरे पास 100 करोड़ है, लेकिन आपको सेबी को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि ये जो आपका एसेट है 50% से ज्यादा है, वो अभी आप नियर फ्यूचर में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे उसको, ठीक है। वो आपके पास रहेगा नहीं एनी टाइम, आप उसको नियर फ्यूचर में यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे ही आईपीओ आएगा उसके नियर फ्यूचर में आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। इन द नियर फ्यूचर आप उसको यूटिलाइज करने वाले सेबी को आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला कंडीशन क्या था, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15 करोड़ इन द 3 एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर शुड बी 15 करोड़। नंबर 2 आपका नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 3 करोड़ होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 करोड़ होना चाहिए ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर। और उसका 50% शुड बी मॉनेटरी एसेट, और 50% से ज्यादा हो सकता है अगर आप ये कंडीशन दे दे कि आपका वो एसेट को आप यूटिलाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो सेकंड वाला कंडीशन भी हो गया। सेकंड वाला कंडीशन समझ में आया, नेट टेंजिबल वाला समझ में आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला समझ में आया, ठीक है। और नेटवर्थ बोल रहा है कंपनी का एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। नेटवर्थ कितना होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए कंपनी का, एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है कंपनी का नेटवर्थ।
should be at least 1 crore in the each preceding 3 full years. ओके, तो फुल ईयर जब भी लिख रहे हैं ना तो हाफ ईयर नहीं चलेगा. जैसे मान लो आज इस साल मैं अगर मिड में, साल का मिड में चालू करता हूं तो उसको फुल ईयर्स नहीं माना जाएगा, उसको पूरा साल काम करना पड़ेगा तब पकड़ा जाएगा. ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल रहा है, प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स बोल रहा है. प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. ठीक है, 31 मार्च तक वो अगर बिजनेस किया है नहीं किया है वो देखा जाएगा. ठीक है, पूरा 12 महीना कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो देखा जाएगा. अगर 12 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको और 1 साल काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आईपीओ लेके आना पड़ेगा. 3 फुल साल उसको काम करना जरूरी है. 3 फुल साल उसको काम करना जरूरी है. अब बोलेंगे ना सर कि अगर सर ये देखिए नेट प्रॉफिट अपने देख रहे हैं, नेटवर्थ भी देख रहे हैं, ये सब पेटीएम वेटीएम जो लॉस करता रहता है वो सब कैसे आईपीओ लेके आता है? पेटीएम तो लॉस मेकिंग कंपनी है, पेटीएम तो लॉस करता है, तो कैसे आईपीओ लेके आता है वो भी मेन बोर्ड में? उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक बैकग्राउंड तरीका से भी निकाल के रखा है, उसका भी एक मतलब कि पीछे से रास्ता है से भी निकाल के रखा है. तो वो 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन, उसको बोलते हैं ऑप्शन 2. ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 1. इसमें 3 चीज देखा जाएगा. 3 चीज क्या देखा जाएगा? आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चाहिए? एटलीस्ट 15 करोड़ इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. एवरेज प्रॉफिट देखा जाएगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3. आपका 15 करोड़ होना चाहिए और तीनों साल प्रॉफिट होना जरूरी है. नंबर 2, नेट टेंजिबल एसेट आपका कितना होना चाहिए? नेट टेंजिबल एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए और 50% आपका मॉनिटरी एसेट में होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर. और उसके बाद नंबर 3 क्या बोला? आपका नेटवर्थ एटलीस्ट होना चाहिए 1 करोड़. ठीक है, नेटवर्थ एटलीस्ट होना चाहिए 1 करोड़ इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल इन द ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. मतलब एक साल में भी 1 करोड़ से ऊपर, दूसरा साल में भी 1 करोड़ से ऊपर, तीसरा साल में भी 1 करोड़. जैसे मान लीजिए 2014, 2015, 2016, तो इसमें आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, नहीं चलेगा. एवरेज नहीं देखा जा रहा है, बोले तीनों साल में आपका 1-1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए. नेटवर्थ मतलब समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है नेटवर्थ? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. पढ़े हैं ना आप लोग? पढ़े ना अकाउंटेंसी में? अकाउंटेंसी में पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? अकाउंटेंसी में नहीं पढ़े नेटवर्थ? यार याद नहीं, अकाउंटेंसी का टीचर को पूछना पड़ेगा एक नेटवर्थ कैसे पढ़ा है. नेटवर्थ क्या होता है बताइए? क्या गुरुजी? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी, रिजर्व एंड सरप्लस. इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर देते हैं. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर देते हैं माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. तो ये आपका निकल जाता है क्या? नेटवर्थ. ठीक है, नेटवर्थ बोला जाता है कंपनी का आज की डेट में कितना ओनर्स का कैपिटल है, कितना प्रोमोटर्स का वर्थ है. तो प्रोमोटर का वर्थ कहां से होगा? कैपिटल को प्लस करेंगे. कैपिटल से हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को प्रॉफिट भी ऐड होता जाता है. अगर मान लो कोई मैं धंधा में पैसा लगाऊंगा तो मेरा जो पैसा लगा हुआ है उस धंधा में वो वर्थ है ना, मेरा जो मेरा पैसा लगा हुआ है वही होता है नेटवर्थ. ठीक है, उसमें क्या कहता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना पैसा लगाए हैं आप और प्लस कितना प्रॉफिट किए हैं. रिजर्व एंड सरप्लस, जितना पैसा लगाओगे और प्लस जितना प्रॉफिट करते जाओगे वर्थ बढ़ेगा ना आपका. मान लो कोई शेयर खरीदते हो आप, 100 रुपया में शेयर खरीदते हो, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो दाम होता है वही दाम गिना जाता है ना, जो प्राइस बढ़ा और प्लस जो आपने इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो अल्टीमेटली यही होता है कि आपने कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया और प्लस आप कितना रिजर्व एंड सरप्लस कर रहे हो. तो नेटवर्थ देखा जाएगा कंपनी का कि आपका 1 करोड़ से बेसी है कि नहीं इन ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स. मतलब 3 फाइनेंशियल यहां बोल रहा है, 3 फुल ईयर्स लिखा हुआ है एक्ट में, तो अपने 3 फुल ईयर्स पकड़ेंगे. ठीक है, तो ये होता है 3 कंडीशंस. ओके, अब एक बैकडोर कंडीशन है वो भी अपने पढ़ेंगे. बैकडोर कंडीशन मतलब अगर ये तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर पेटीएम, आपका पेटीएम जैसा कंपनी, जोमैटो जैसा कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी है, जो लोग क्या इन्वेस्ट करता है. अब जैसे गूगल जब फर्स्ट टाइम आया था तब तो पता है गूगल लॉस में चलता था, गूगल भी लॉस में चलता था. ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है. आज वो लोग लॉस कर रहा है, आगे जाके प्रॉफिट करेगा. जैसे उबर शुरू में तो लॉस किया था, फिर बाद में जाके प्रॉफिटेबल हुआ ना कंपनी. गूगल भी शुरू में लॉस कर रहा था, अभी तो कितना मल्टी बिलियनियर कंपनी हो गया. गूगल के बिना चलेगा ही नहीं. फेसबुक, मेटा, ये सब पहले क्या करता है, ये लोग अपना मार्केट बनाते हैं, ये लोग मार्केट क्रिएट करता है अपने लिए. ये लोग का कोई मार्केट नहीं था. जैसे अभी उबर है, उबर का पहले मार्केट नहीं था, उसको मार्केट क्रिएट करना पड़ा. कोई भी मार्केट क्रिएट करता है ना कंपनी, उसको स्टार्टिंग में लॉस देना. पेटीएम डिजिटाइजेशन अभी चल रहा है, अभी इतना चल रहा है, अभी वो मार्केट क्रिएट कर रहा है, अब उसका प्रॉफिट करने का टाइम आएगा. तो ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है. अभी वो लोग लॉस ही चलता जाएगा. ठीक है, 10 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद ये लोग कंपनी प्रॉफिट में आएगा. ठीक है, अगर उतना कैलिबर है किसी का लॉस खाने का तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करता है. तो ये लोग कंपनी लोग को क्या बोला ना, अगर ये लोग बोला, सेबी बोलता है ना, ये लोग जैसा कंपनी के लिए जो लोग लॉस मेकिंग कंपनी है ना, उन लोग को एटलीस्ट
उन लोग का एटलीस्ट 75% ऑफ द इशू QIBs लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 75% ऑफ द इशू। मान लो बोला कि हम 2000 करोड़ का इन्वेस्ट लेके आएंगे, 2000 करोड़ का 75% कितना होता है? 1500 करोड़। तो 1500 करोड़ एटलीस्ट आपको QIB लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। QIB मतलब कौन हो गया? बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग आपका हो गया आपका इसमें जो इन्वेस्ट करता है। ओके, और बोला जितना भी प्रोसेस होगा ना थ्रू बुक बिल्डिंग होगा, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा थ्रू बुक बिल्डिंग होगा। अब बुक बिल्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी आगे आपको समझाएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते कि क्या होता है बुक बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको आगे में समझ में आएगी बुक बिल्डिंग क्या होता है। अब बुक बिल्डिंग क्या होता है ना, उसमें अब कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं करेगा कि हम इतना रुपया में बेचेंगे, कंपनी रेंज बता देगा। ठीक है, कंपनी रेंज बता देगा, रेंज ऑफ प्राइस बता देगा। जैसे पेटीएम बोलेगा ना कि हम अपना शेयर को 1500 से 1700 के बीच में प्राइस रखना चाहते हैं, 1500 से 1700 के बीच में प्राइस रखना चाहते हैं और उसी में बेचना चाहते हैं। तो क्या होगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो SBI बोलेगा ठीक है हम 1600 में खरीदेगा। ठीक है, और क्या PNB बोलेगा कि ठीक है हम 1650 में खरीदेगा। ओके, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड बोलेगा, कोई तीसरा म्यूचुअल फंड बोलेगा हम भी 1650 में खरीदेगा। फिर उसके बाद कोई और एक दूसरा इन्वेस्टर है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला, वो आके बोलेगा ठीक है हम 1680 में खरीद लेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस होगा उसी को उसका प्राइस मान लिया जाएगा। जो हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं, जो सबसे ज्यादा बिड वाला प्राइस होगा ना उसको मान लिया जाएगा, उसका वो प्राइस है, और वो प्राइस में मार्केट खुल जाएगा। वो प्राइस में जनरल पब्लिक लोग के लिए जो एडिशनल 25% बचा हुआ है ना अभी, वो खुल जाएगा आपका जनरल पब्लिक के लिए, और वो प्राइस में QIB लोग खरीद लेगा सब शेयर। वो प्राइस हो जाएगा फिक्स, ये प्राइस फिर आपका फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और इसमें क्या होता है ना, लोअर एंड अपर लिमिट सेट किया होता है। जो अपर लिमिट होता है ना वो 20% का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। कितना? 20% का गैप। जैसे 100 है 120, 100 है 120, 80 है 100, मतलब 80 का 100 भी चलेगा, 80 का 20% 100 होता है, ये नहीं चलेगा। 96 है, बस यही देख रहा था। 20 आ गया ना, 20 बस कॉपी पेस्ट। 20 नहीं है, बस सर एकदम समझ जाते कहाँ गलती करेंगे हम लोग। 20 जो है ना 80 + 20 100 होता है ना, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 20% का फ्लोर और कैप में डिफरेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्लोर एंड कैप। तो इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और QIBs लोग इन्वेस्ट करेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर QIB को क्यों देगा? देखो, हम लोग जैसा आम जनता को बेवकूफ बनाना ईजी है। QIB, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये लोग तो भैया मतलब चूस लेगा तुमको, मतलब तब इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? तो अगर पेटीएम जैसा कंपनी अगर 75% अपना अगर ऐसा लोग को बेच सकता है, तब तो उसमें कुछ ना कुछ बात है ना भाई। अगर म्यूचुअल फंड को अपना शेयर बेच दिया, सबको बेच दिया, तो सेबी बोलेगा भैया तुम तो भैया जीनियस आदमी हो, तुम बेच दो भैया, पूरा मार्केट को बेच दो, तुम्हारा कंपनी अलग है, हमको पहचानने में गलती हुआ, तुमको बेचो भाई सबको, हम अंधे थे जो तुमको पहचान नहीं पाए, बेच दो। तब फिर खोल देगा सबके लिए। अगर वो QIBs लोग को 75% बेच पा रहे, समझ रहे हो? एंजल इन्वेस्टर लोग को, मर्चेंट बैंकर्स लोग को अगर आपका बेच पा रहे हैं, वो लोग जो इतना एक्सपर्ट होता है ट्रेडिंग में, वो लोग ऐसे ही कर देगा क्या? कटरीना कैफ को देख के वो लोग पिघल जाएगा क्या? नहीं। समझ में आया ना? तो वो लोग तो इन्वेस्ट करेगा ना, वो लोग तो देख के कंपनी का फाइनेंशियल्स, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेगा, प्रोमोटर को देखेगा, बात करेगा प्रोमोटर लोग से, ऐसे ही थोड़ा ना इन्वेस्ट कर देगा। इसलिए आप लोग बोलते हैं ना पेटीएम का शेयर नहीं मिला, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 75% तो QIB ले गया। ठीक है, 75% तो QIB ले गया। वैसे नहीं मिला तो अच्छा है, 1800 में मिलता, आज 450 हो रखा है। ठीक है, बच गए आप लोग। अगर पेटीएम का शेयर मिलता, क्यों नहीं मिला? क्योंकि 75% आपका QIB आपका लेके चला गया। तब फिर क्या करेगा कंपनी से भी बोलेगा ठीक है तब आप लेके आ जाइए अपना IPO, क्योंकि 75% आपका QIBs लोग खरीद लिया है। ठीक है, तब फिर उसके बाद खोल देगा। तब फिर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं भी मेट करोगे चलेगा, बिकॉज आपने 75% QIBs लोग को बेच दिया अपना शेयर। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस से बेचा, बिड मंगा के बेचा, ये नहीं कि अपना प्राइस डिसाइड कर लिया और उसी प्राइस डिसाइडेड पे, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है ना, आप पैसा दे के प्राइस डिसाइड कर सकते हो। इसलिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोला कि आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा, फ्लोर एंड कैप रेंज बता दीजिए, उसी रेंज के अंदर में आप क्या कर सकते हो, शेयर्स में आप उसी रेंज के अंदर में आप बिड कर सकते हो, और जो जिसका सबसे हाईएस्ट बिड होगा जिस प्राइस में, उसी प्राइस में वो प्राइस डिसाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अपने पूरा प्रोसेस समझेंगे, खाली समझाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार बता दिया। ओके, समझ में आया एलिजिबिलिटी कंडीशन? तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन लिख लेते हैं एक बार। ओके, फिर बुक से एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, नहीं तो फिर आपको बाउंस हो जाएगा सब।
समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक और क्राइटेरिया है, ठीक है, और एक क्राइटेरिया वो भी सुन लो पहले। आपने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे ना। एक नंबर क्या पढ़े थे? नेट टेंजिबल एसेट आपका कितना होना चाहिए? 3 करोड़। एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़। और उसके नंबर 3 क्या पढ़े थे अपना? नेटवर्थ आपका 1 करोड़ होना चाहिए इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये तीनों साल का बात हो रहा है, 3 साल का बात हो रहा है, 3 फुल ईयर्स का बात हो रहा है। खाली प्रॉफिट आपका 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज बोला, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करता है, मान लो कंपनी अपना पिछला 1 साल में नाम चेंज करता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर अपना नाम चेंज कर लिया रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड, तो उसका पिछला 1 साल में जब एलिजिबिलिटी जब अप्लाई करने गया उसका पिछला 1 साल, आज मान लो 2014 में वो अप्लाई करता है, तो पिछला ईयर 2013 में अगर वो अपना नाम चेंज किया है, तो उसका नाम चेंज करने के बाद जो एक्टिविटी से उसका पैसा आ रहा है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मिनिमम 50% उसका इनकम आना चाहिए। कितना? 50% इनकम उसका वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी से आना चाहिए। क्या? स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी से आपका 50%, अगर वो नाम चेंज किया है तो। अगर कंपनी अपना नाम चेंज, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल के काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही आईपीओ आने वाला है उसका 1 साल पहले नाम चेंज कर लिया, तो सेबी बोल रहा है कि ठीक है आप नाम चेंज किए, अब तो आप नए नाम से जाने जाएंगे ना, तो नया नाम से जाने जा रहे हो तो उससे कितना इनकम आ रहा है वो भी तो देखना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी आप कितना कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी है ना, अब वो आईटीसी आपका क्या बोला, हम लोग इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से नहीं जाएंगे, आईटीसी करके हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे, तो सेबी बोलेगा कि एफएमसीजी सेक्टर से आपका कितना इनकम आ रहा है वो पहले हमको बताओ। आप नाम चेंज किए हो ना, तो नाम चेंज करने का पर्पस क्या था? वो जो नया नाम है उस नाम आप इसलिए चेंज किया क्योंकि आप नया बिजनेस खोल रहे हो, तो नया बिजनेस से आपका कितना इनकम आ रहा है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि आगे तो आप वही बिजनेस करने वाले हो, तो एटलीस्ट 50% आपका इनकम उस नया बिजनेस से आना चाहिए। इस 50% क्यों बोला है? क्योंकि 1 साल पहले चेंज किया ना, इसीलिए 50% आना जरूरी, नहीं तो फिर नहीं लाने देगा, वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको सेबी को। और ये चारों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 1 करने से 2 करने से नहीं चलेगा, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको क्या करेगा सेबी, आपको लिस्टिंग करने देगा आईपीओ का, नहीं तो नहीं करने देगा। समझ में आया ना? ओके चलो लिखते हैं। चलो, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, रेगुलेशन 6(1) एंड 6(2). रेगुलेशन 6(1) एंड 6(2). जैसे सेक्शन में सेक्शन नंबर होता है, इसमें रेगुलेशन नंबर होता है। ओके, An issue must satisfy all the following condition, all the following condition, सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, एक एक करके लिखना है क्योंकि समझते लिखना है अपने को, ठीक है। चलो, एज वी कंडीशन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, रेगुलेशन 6(1) एंड 6(2). बोलो, हो गया? एन इशू मस्ट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, 1 2 3 4 अलग अलग लिखेंगे। हाँ, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, पहले 1 नंबर, नेट टेंजिबल एसेट, नॉट टेंजिबल नहीं, नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट मस्ट बी एटलीस्ट 3 crores इन ईच ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years। ओके, net tangible asset must be at least 3 crores in each of the immediately preceding 3 full years।
out of which not more than 50% should be monetary asset. लिखो, पहले सब लोग कंप्लीट करो। हो गया? हो गया सूरज? हो गया? लिखो, डन। However, if the issuer is having more than 50% monetary asset, then it should make firm commitment to deploy excess monetary asset in upcoming project. Okay? ये लास्ट वाला पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट बाद में लिखाएंगे, स्पेस आप लोग छोड़ दीजिएगा, अभी मत लिखिएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, बाद में लिखाएंगे। ओके? ये चारों कंडीशन लिखाने के बाद वो लिखाएंगे, समझ में आएगा, कुछ समझाना पड़ेगा आप लोग को, तब लिखिएगा। However, issuer is having more than 50% monetary asset, then it should make firm commitment to deploy excess monetary asset in upcoming project. Average profit, average operating profit of immediately preceding 3 financial years should be at least 15 crores with profit in each of those years. Profit होना जरूरी है। हाँ, लास्ट वाला वो बाद में लिखेंगे, स्पेस छोड़ दीजिएगा, 3 लाइन। डन। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना चाहिए? 15 करोड़ इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ईच इसमें क्यों नहीं बोल रहा है? इसमें ईच क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि एवरेज है, एवरेज में कभी ईच नहीं होता है। ओके? एवरेज 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज होता है। ओके? और प्रॉफिट तीनों साल में होना जरूरी है। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या था? नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? 3 करोड़। 50% किसमें जाना चाहिए? मॉनेटरी एसेट में। 50% से ज्यादा अगर मॉनेटरी एसेट में है तो फर्म कमिटमेंट होना चाहिए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहा है। याद है ये दोनों पॉइंट? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, नेटवर्थ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years शुड बी 1 करोड़, एटलीस्ट 1 करोड़। डन। नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ इन ईच ऑफ द 3 फुल ईयर्स। इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स मतलब 2014, 15, 16 तीनों में होगा, तब 2017 में आप आईपीओ लेके आ पाएंगे। ओके? Number 4, if the company has changed the name in the last 1 year, then at least 50% of the revenue should be out of the activity suggested by the new name. Okay? रेवेन्यू मतलब सेल्स। सेल्स जो है कंपनी का, प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, सेल्स का बात हो रहा है। रेवेन्यू मतलब सेल्स, जो कंपनी का सेल्स है एटलीस्ट 50% नया नाम से आना चाहिए। मान लो 1500 करोड़ का टर्नओवर है, 750 करोड़ नया नाम से आना चाहिए।
चारों कंडीशन वापस से बताएंगे लिखने के बाद, चारों कंडीशन वापस से। नंबर 1, नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 3 करोड़ इन द 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स, ठीक है। एटलीस्ट 50% शुड बी इन्वेस्टेड इन द मॉनेटरी एसेट। अगर 50% ज्यादा है मॉनेटरी एसेट में तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में फर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा सेबी को, तब उसके बाद ही मिलेगा। नंबर 2, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़। नंबर 3, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1 करोड़। और उसके बाद आपका अगर नेम चेंज हुआ है, इफ देयर इज एनी नेम चेंज बाय द कंपनी इन द लास्ट 1 ईयर, देन 50% ऑफ द रेवेन्यू मस्ट कम फ्रॉम द सजेस्टेड न्यू नेम। ओके, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है, सेल्स का बात हो रहा है। सेल्स और पता चला प्रॉफिट दोनों दिया हुआ, आप बोल दिए कि नहीं अलाउड नहीं है, सेल्स देखा जाएगा। रेवेन्यू का बात हो रहा है, यहां पे सेल्स देखा जाएगा। ओके, ब्रैकेट में आप लोग सेल्स लिख दीजिए, रेवेन्यू के ब्रैकेट में सेल्स। हाँ, देखो नहीं समझ में आया नाम ये चीज? चलो देखो, जैसे सपोज इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नाम था इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। ओके, पहले खाली क्या कर रहा था? सिगरेट बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, आईटीसी। अब इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड से आईटीसी लिमिटेड कर दिया, या फिर आईटीसी एफएमसीजी लिमिटेड कर दिया, ठीक है, और प्रिसाइजली समझ में आएगा आप लोग को। आईटीसी एफएमसीजी लिमिटेड कर दिया। तो ये कंपनी ये क्या बोल रहा है, जब आप आईपीओ लेके आएंगे ना, तो आप नया नाम चेंज किए 1 साल पहले, तो आपको एफएमसीजी बिजनेस से 50% ऑफ रेवेन्यू करना जरूरी है। नया नाम जो सजेस्ट कर रहा है ना, नया नाम जो आपका बिजनेस सजेस्ट कर रहा है, वो नाम से रिलेटेड आपको एटलीस्ट 50% रेवेन्यू लाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको सेबी आईपीओ लाने नहीं देगा, ठीक है, आईपीओ लाने नहीं देगा। मान लो आप ये चारों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, या 4 में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो भी आप आईपीओ ला सकते हो भाई, ला सकते हो। एक पुराना बैकडोर है ना प्रोविजन, बैकडोर प्रोविजन है ना। हाँ सर, नहीं ला सकते, लेकिन एक बैकडोर प्रोविजन है। एक और कंडीशन है, कौन सा कंडीशन? 75% ऑफ द आईपीओ मस्ट बी सब्सक्राइब बाय क्यूआईबी और एंटायर प्रोसेस मस्ट बी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तब फिर आप ये 4 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो भी आपको सेबी बोल देगा ले आओ आईपीओ। ओके, तो चलो वो भी लिख लेते हैं। However, if the issuer fails to satisfy any of the above 4 conditions, then it can still come out with the IPO if both of the following conditions are satisfied. फर्स्ट वाला के नीचे ही लिखना है, एलिजिबिलिटी के नीचे ही है, एलिजिबिलिटी के नीचे ही है, एलिजिबिलिटी लिख लिया ना पूरा, उसके नीचे ही लिखना है। क्या 5th पॉइंट नहीं है, ये अलग से नया पॉइंट। ऑप्शन 2, एक काम करो यार, ऑप्शन 1 ये हो गया, ऑप्शन 2 समझ में आया? अब ये ऑप्शन 1 है, ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है? 4 कंडीशन सेटिस्फाई आईपीओ, 4 कंडीशन में कोई भी एक डिससेटिस्फाई आईपीओ नहीं आएगा। ऑप्शन 2 ऊपर का छोड़ो, नीचे का प्रोविजन देखो, ठीक है। ऑप्शन 2 और डिफिकल्ट होता है कंपनी के लिए, इसलिए ऑप्शन 1 इजी है। लिख लिए? If both of the following conditions shall be satisfied, condition number 1, entire issue should be made through book building process, या बुक बिल्डिंग भी लिखने से चलेगा, बुक बिल्डिंग। अब ये प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ये पूरा प्रोसेस अपना अलग से पार्ट है, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सेकेंड कंडीशन, at least 75% of the net offer must be allotted to qualified institutional buyer.
डन। ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं सेटिस्फाई हुआ, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है। हाउएवर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन कंपनी स्टिल कैन कम विथ एन आईपीओ इफ बोथ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सा दो कंडीशन है? एंटायर इशू मस्ट बी थ्रू बुक बिल्डिंग एंड नंबर 2 75% ऑफ द नेट ऑफर शुड बी मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दैट इज QIB। ओके, डन। 4+2 कंडीशन, 4 कंडीशन अलग, 2 कंडीशन अलग, 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 1 अगर कंपनी चारों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करे ऑब्वियसली ऑप्शन 2 में जाएगा, ऑप्शन 2 में जाके ला सकता है आईपीओ तो ले आएगा। ओके, समझ में आया? तो इसीलिए जोमैटो, पेटीएम ये सब लेके आ पाया अपना आईपीओ, बिकॉज दो दे आर लॉस मेकिंग कंपनी बट दे कैन स्टिल कम अप विद एन आईपीओ बिकॉज 75% उन लोग का इशू QIB कर लिया था और बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वो लोग लेके आया। इसलिए जब भी देखेंगे ना ये सब आईपीओ लेके आते हैं ना तो प्राइस बैंड दे देता है, इस प्राइस बैंड में कर पाएगा और बोलता है अलॉटमेंट करो, लेकिन अपने को नहीं मिलता है शेयर क्योंकि 25% ही अलॉटमेंट मिलता है। 25% में कितना शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उस 25% में कॉर्पोरेट वाला लोग भी है, पर इंडिविजुअल भी है, बहुत जन सब्सक्राइब करता है, इसलिए कभी कभी शेयर मिलता ही नहीं है। ठीक है, और कंपल्शन नहीं है कि ऑप्शन 1 में ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन 2 में ही जाना पड़ेगा। कंपनी अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि हमको ऑप्शन 1 में जाना है कि ऑप्शन 2 में जाना है। देयर इज नो कंपल्शन। ओके, देयर इज नो कंपल्शन। अब ये वाला पॉइंट लिखे थे ना, ये वाला पॉइंट अपने लिखेंगे, दिस 50% मॉनिटरी लिमिट कंडीशन नंबर 1 में, ऑप्शन 1 का कंडीशन नंबर 1 में लिखेंगे, दिस 50% मॉनिटरी एसेट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल इज डिफरेंट फ्रॉम इश्यू ऑफ कैपिटल। क्यों? इश्यू ऑफ आईपीओ, आईपीओ से क्यों डिफरेंट है ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना, प्रमोटर अपना ही शेयर, जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी जी 51% शेयर होल्ड करते हैं, बोलते हैं मैं अपना ही शेयर को डाइल्यूट करके पब्लिक लोग को दे रहा हूं, मैं अपना ही शेयर को डाइल्यूट करके ऑफर कर रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। आई एम ऑफरिंग माई शेयर टू पब्लिक, आई एम ऑफरिंग माई शेयर टू द पब्लिक। मेरा कंपनी लिस्टेड है, आईपीओ में लिस्टेड है कंपनी, मैं अपना आईपीओ को डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं अपना शेयर्स को डाइल्यूट करके नया पब्लिक ऑफर लेके आ रहा हूं, तो उस केस में 50% नहीं देखा जाता है, उसमें जो 50% लिमिट है ना मॉनिटरी एसेट का, ये नहीं देखा जाता है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? अगर प्रमोटर का सेल हम लोग ऑफर करते हैं पब्लिक को, उसको बोलते हैं अपने ऑफर फॉर सेल। ठीक है, उसमें कंपनी नया कैपिटल इशू नहीं करके, जो पुराना ही कैपिटल है प्रमोटर के पास जो था वो दे रहा है, नया कैपिटल कोई इशू नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें कंपनी का जो पुराना कैपिटल है जो प्रमोटर के पास है वो इशू कर रहा है जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए ऑफर फॉर सेल मींस इश्यू ऑफ शेयर्स होल्ड या held by promoter, held by promoter to public and it's not, ठीक है, and it's not, ठीक है, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, पब्लिक को शेयर इशू करना जो प्रोमोटर होल्ड करके रखा है, नया कैपिटल रेज नहीं हो रहा है, नया कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी जो हेल्ड कैपिटल था ना वही कैपिटल को पब्लिक को इशू दे रहा है। ठीक है, नया कैपिटल कुछ रेज नहीं कर रहा है, नया पैसा कुछ नहीं रेज कर रहा है, जो पब्लिक को, जो मेरा शेयर था मैं अपना शेयर ही बेच रहा हूं पब्लिक को, और प्रोमोटर अपना शेयर पब्लिक को कैसे बेच रहा है? ऑफर करके, ऑफर फॉर सेल करके। तो उसके लिए ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए आईपीओ प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया जाता, उसके लिए ऑफर फॉर सेल इश्यू किया जाता है। ओके, कंपनीज एक्ट में भी आप लोग पढ़े होंगे ऑफर फॉर सेल। ठीक है, चलो समझ में आया? समझ में आ गया? तो यहां तक
आप बोले थे ना बेयर एक्ट से भी पढ़ेंगे। डेफिनेशन सब स्किप कर रहे हैं। देखो नेटवर्थ का फॉर्मूला दिखाया था ना आप लोगों को, नेटवर्थ, रिजर्व एंड कैपिटल, वही सब लिखा हुआ है इधर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, ये रेगुलेशन कहां कहां एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आईपीओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। अब ये रेगुलेशन किस किस के केस में एप्लीकेबल है, आईपीओ के केस में एप्लीकेबल है, बोनस इशू के केस में एप्लीकेबल है, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में एप्लीकेबल है, किस किस केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये जितना भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी अगर कोई वो लिस्टेड बनने जा रहा है और अपना इश्यू लेके आ रहा है, आईपीओ लेके आ रहा है, तो उस केस में ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है। उसको ये रेगुलेशंस देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला रूल्स देखना पड़ेगा। अगर लिस्टेड इश्यूअर है, वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है, तब ये वाला रूल्स नहीं एप्लीकेबल है, तब उसके लिए एलओडीआर एप्लीकेबल है, तब ये वाला रूल तब ये वाला पार्ट ए नहीं आएगा, तब सॉरी पार्ट बी आ जाएगा, सॉरी, फर्दर पब्लिक ऑन ऑफर बाई लिस्टेड इशूअर, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑन ऑफर बाई लिस्टेड इशूअर। अगर अनलिस्टेड लेके आ रहा है तो उसको उसके लिए 3A एप्लीकेबल है, और लिस्टेड लेके आ रहा है तो उसके लिए 3C एप्लीकेबल है। अगर कोई राइट इशू लेके आ रहा है और जिसका इशू का साइज 50 करोड़ से ऊपर है, ये अभी नया अमेंडमेंट आया है, पहले 10 करोड़ था, अभी हो गया 50 करोड़। अगर राइट इशू 50 करोड़ से ऊपर का लेके आ रहा है, राइट इशू 50 करोड़ से ऊपर का अगर राइट इशू लेके आ रहा है, तब उसके लिए ये वाला आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो होगा, राइट इशू, ओके। और उसके बाद प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रहा है कोई, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लेके आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय आईडीआर, राइट इशू बाय आईडीआर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई बोला नहीं था, एसएमई प्लेटफॉर्म में अपना काम, अपना शेयर को लिस्ट करना चाहता है, एसएमई प्लेटफॉर्म में अपना शेयर्स को अगर लिस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी ये वाला रूल एप्लीकेबल है। अगर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में अगर अपना शेयर इश्यू करना चाहता है तो उसके लिए भी ये वाला रूल एप्लीकेबल है। बोनस इश्यू लेके आना चाहता है तो भी एप्लीकेबल है, बोनस इश्यू लेके आना चाहता है तो भी एप्लीकेबल है। तो अपने क्या क्या चीज पढ़े, एक तो आईपीओ पढ़ लिए, एक पढ़ लिए एफपीओ अगर लेके आना चाहता है, एक राइट इश्यू लेके आना चाहता है, एक बोनस इश्यू लेके आना चाहता है, ठीक है। अब वो बोल रहे प्रेफरेंशियल इशू लेके आना चाहे, प्रेफरेंशियल इशू ये मतलब नहीं प्रेफरेंस शेयर लेके आना चाहता है, प्रेफरेंस शेयर लेके आना चाहता है यानी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लेके आना चाहता है। प्रेफरेंशियल इशू मतलब प्रेफरेंस दे रहा है, बैंक्स को लेके आना, बैंक्स को देना चाहता है अपना शेयर, बैंक्स को देना चाहता है। क्या प्रेफरेंशियल इशू मतलब कोई पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर ग्रुप को अपना शेयर देना चाहता है। हो सकता है क्यूआईबीज लोग को देना चाहेगा, हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहेगा, हो सकता है खाली वेंचर कैपिटलिस्ट लोग को देना चाहेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू लेके आना चाहेगा और सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक लोग के लिए, तो उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल इशू। जनरल पब्लिक लोग के लिए नहीं है, सब लोग के लिए नहीं है, पब्लिक लोग के लिए, लेकिन प्रेफरेंशियल इशू है, तो उसके लिए भी ये वाला एप्लीकेबल है। इट्स अ काइंड ऑफ आईपीओ ओनली, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब कि एफपीओ टाइप का ही होता है, ये एफपीओ टाइप का ही होता है। हो सकता है प्रमोटर अपना शेयर दूसरा टाइप को देना चाहता है, दूसरा लोग को देना चाहता है, एफपीओ ये, लेकिन ये अलग टाइप का एफपीओ होता है। प्राइवेट अपना प्रेफरेंशियल इशू करना चाहते हैं, मतलब बोल रहा है रिलायंस मैं अपना शेयर फेसबुक को ही देना चाहता हूं, तो वो क्या हो गया, एक टाइप का ऑफर ही हो गया ना। तो प्रेफरेंशियल इशू हो गया, अपना शेयर अलग जन को इशू करना चाहता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रेफरेंशियल इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे फेसबुक का एग्जांपल दिया ना, हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट लोग को एक संग देना चाहता है, 10-15 शेयर 20 शेयर होता नहीं, ऐसे कंपनीज बोलता नहीं अपना अलग राउंड ऑफ शेयर, राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा हूँ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो होता है प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट लोग को देना चाहता है, एंकर इन्वेस्टर्स लोग को देना चाहता है, ठीक है, क्यूआईबीज लोग को देना चाहता है, तो उसमें ये आ जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब देखो एक कंपनी जो आपका अनलिस्टेड है, अगर वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल आदमी लोग को देता है ना शेयर, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो वो आईपीओ के अंदर ही आ जाता है वो, क्योंकि अनलिस्टेड है। लेकिन कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कोई प्रोमोटर अपना शेयर काट के अगर मान लीजिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स लोग को देना चाहता है, तो उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको प्राइवेट, उसको प्रेफरेंशियल इशू क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो सर्टेन क्लास को नहीं देके पूरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सब लोग के लिए खोल देगा, चाहे मर्चेंट बैंकर हो चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, सब लोग के लिए खोल देगा। हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, सब लोग कर सकता है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में से किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं सिलेक्ट कर रहा है, सब लोग को बोल दिया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोल दिया तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं वो। और यहाँ पे अगर आईपीओ देते हैं तो उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैं अपना शेयर्स को वहां प्लेस कर दे रहा हूं, वो लोग ले लेगा, ठीक है, समझ में आया। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझे कौन होता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाकई एक ही बैंक था,
जो इंडिया में शेयर्स इशू किया, इंडिया में शेयर्स रेस किया, इंडिया में इशू रेस किया, तो उस केस में उसके लिए भी क्या होगा, आपको आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बाहर का कंपनी है, इंडिया में आके आईडीआर इशू करना चाहता है, इंडिया में जाके अपना आईडीआर इशू करना चाहता है, इंडिया का शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होना चाहता है, आईडीआर इशू करना चाहते हैं, तो उसको भी आईसीडीआर रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो राइट इशू लेके आना चाहता है तो उसको भी आईसीडीआर रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर राइट इशू लेके आना चाहता है, आईपीओ लेके आना चाहता है, दोनों चीज के लिए आपको आईसीडीआर रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एसएमई प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहते हैं, आईजीपी प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो फॉलो करना। अब ये अंदर का पूरा नहीं पढ़ना है, खाली कॉन्सेप्ट समझना था, वो समझ गया। अंदर का पूरा आईसीडीआर रेगुलेशंस पढ़ना है अपने को, तो ये अभी अपने पूरा बढ़िया से लिख लेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस। ठीक है, अभी इसमें अमेंडमेंट आया क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, लेकिन अमेंडमेंट आया है वो आईजीपी वाला, 50 करोड़ वाला और उसके बाद एसएमई वाला, तो चांसेस बहुत हाई है। ओके, तो लिख लीजिए इसको, पहले इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। चलो, एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, ग्रेटर देन 50 करोड़। ठीक है, बोनस इश्यू, एसएमई आईपीओ, आईजीपी आईपीओ, आईडीआर, आईपीओ ऑब्लिक राइट इशू, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, आईजीपी का कोई आईपीओ आना चाहता है, एसएमई का कोई आईपीओ आना चाहता है, बोनस इशू, राइट इशू, एफपीओ, आईपीओ, क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। डन, ठीक है। अब अगर बोल रहा है राइट इशू है ना, अगर राइट इशू अगर आपका लेस देन 50 करोड़ है, अगर राइट इशू इज लेस देन 50 करोड़, इक्वल टू नहीं, राइट इशू इज लेस देन 50 करोड़, तब फिर क्या होगा, आपका लेस देन 50 करोड़ है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर बनाना पड़ेगा। तब आईपीओ का लिस्टिंग करके आईपीओ नहीं लेके आ सकता है, तब उसको लेटर ऑफ ऑफर लेके आना पड़ेगा। क्या, लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है, तब उसको आईपीओ नहीं लेके आना पड़ेगा। तो ये भी लिख लीजिए। इन केस ऑफ right issue less than 50 crores, then company shall come with letter of offer and submit to SEBI as per ICDR regulation 2018।
डन। लिख लो लिख लो, किस किस का नहीं हुआ। In case of right issue is less than 50 crores, ठीक है, then company shall come with letter of offers and submit to SEBI as per ICDR regulation 2018, ठीक है। तब फिर उसके बाद IPO बोल के नहीं लेके आएगा, तब फिर आपका मतलब कि ऑफर लेके नहीं आएगा, तब उसको ICDR रेगुलेशन पर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मेट करना पड़ेगा, तो फिर ऑफर फॉर डॉक्यूमेंट लेके आएगा, कब सेबी को बोर्ड को सबमिट करेगा, अगर बोर्ड करेगा अप्रूव तो फिर ले आएगा राइट इशू। ओके, 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर पूरा रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। हम लोग ये पूरा चीज राइट में पढ़ेंगे, राइट इशू में पढ़ेंगे, ठीक है। बस खाली यहाँ पे लिखा दिया, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बोल के एप्लीकेबिलिटी बोल के पूछ दिया तो खाली ये लिख के आना है। ओके, एप्लीकेबिलिटी अगर पूछ के आ गया कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, ICDR रेगुलेशन किस किस को एप्लीकेबल है, तब खाली ये लिख के आना है। ओके, क्योंकि अलग से क्वेश्चन मेरे को लग रहा है पूछ सकता है इस बार, क्योंकि चेंजेस आए 50 करोड़ वाला, IGP वाला और SME वाला। ओके, चलो हो गया, डन डन। चलो अपने एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट पढ़ लिए, ठीक है। ये देखिए पॉइंट नंबर 6 हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, नेटवर्थ वाला, एटलीस्ट 3 करोड़ for preceding 3 full years and provided if not more than 50% of net tangible is held in monetary asset, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना बोला, एटलीस्ट 50 करोड़, ठीक है, ऑफ प्रीसीडिंग 3 years विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ऑल द 3 years। ओके, नेटवर्थ कितना बोल रहा है, एटलीस्ट 1 करोड़ इन द प्रीसीडिंग 3 full years। अगर नेम चेंज किया है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी ऑन द न्यू नेम, ठीक है। अगर ये इशू सेटिस्फाई नहीं किया है तो शेल बी एलिजिबल, अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लेके आए और एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर किसको दिया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, ठीक है। चलो अब ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, आपका एंटिटीज नॉट एलिजिबल, कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एंटिटीज मतलब कोई एलिजिबल ही नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, तो आप ही लोग एग्जांपल बता दीजिए, एक दो तो आप लोग ही बता देंगे कौन कौन सा एंटिटी एलिजिबल नहीं है। IPO लेके आएगा तो आप लोग डर जाएंगे, अब खरीदेगा ही नहीं कोई आदमी। बोलो 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 बोलो, एक दो आदमी को बोले जो IPO लेके आएगा आप लोग नहीं खरीदेंगे। विजय माल्या, देखो आया ना, दिल का आवाज को आने दो। विजय माल्या, तो ये क्या है, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ऐसा आदमी लोग को IPO लाने नहीं देगा, भले ही चाहे वो जितना एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करो। पैसा मार के बैठे हो तो सारा एलिजिबिलिटी कंडीशन मेट होगा तो कुछ भी ले आएगा, पैसा तो बहुत है, नया कंपनी ले आएगा प्रॉफिटेबल बना के, फिर IPO लाए, फिर उसके बाद विलफुल डिफॉल्टर, तो नहीं चलेगा। जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर या फिर विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ के पैसा हड़प के बैठा है, चोर आदमी है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हम लोग एक्ट पढ़ेंगे फेमा में, फेमा में हम लोग सॉरी जब हम लोग फेमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे ICIPL, उसमें हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट पढ़ेंगे। उसमें कुछ कुछ आदमी लोग होता है, वो लोग को डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। PMLA में ED लोग के पीछे PMLA वाला एक्ट अगर एप्लीकेबल हो गया, जैसे अभी जेट एयरवेज का मालिक है नरेश गोयल के ऊपर ED का, अभी जैसे पेटीएम का ओनर है, CEO है विजय शेखर शर्मा, उसके ऊपर मान लो अगर एप्लीकेबल हो जाएगा ये, उसको अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हर्षद मेहता कौन हो गया आपका, विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। हर्षद मेहता इज नॉट विलफुल डिफॉल्टर, उसके लिए दूसरा कंडीशन अगर है सेटिस्फाई, एक तो ये हो गया विलफुल डिफॉल्टर, दूसरा वाला इफ एनी पर्सन हैज बीन डिबार्ड बाय द सेबी टू एंटर इनटू द कैपिटल मार्केट। मुंह नहीं दिखाएगा तुम कैपिटल मार्केट में, हर्षद मेहता तुम मुंह नहीं दिखाएगा कैपिटल मार्केट में, इतना सबका पैसा चला गया, तुम आदमी मुंह नहीं दिखाएगा। अगर कैपिटल मार्केट ऐसा बोल देता है, सेबी बोल देता है, तुम आइंदा कभी मुंह नहीं दिखाएगा, तो तुम कभी अभी कैसे मुंह दिखाने आ गया, तुमको बोल दिया कि मुंह दिखाने ही नहीं आएगा और तुम अब कैपिटल मार्केट में मुंह दिखाने आ गया। जैसे एक जन बोला नीरव मोदी विलफुल डिफॉल्टर, नीरव मोदी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। तो ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई आदमी, ठीक है, ऐसा कोई आदमी जिसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया हो, या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोअर, फ्रॉडुलेंट बोरोअर मतलब जिसका NPA में हो, फ्रॉडुलेंटली बोरो कर रखा है पैसा, जैसे विजय माल्या बोरो कर रखा था पैसा, ठीक है, NPA डिक्लेयर कर दिया 4,000 5,000 करोड़ का, कोई आदमी ऐसा ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, ऑफेंसिव कोई, उसको बोला जाता है विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट बोरोअर, ठीक है। अगर पर्सन या प्रोमोटर या डायरेक्टर इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक
ऑफेंडर। कोई प्रोमोटर या डायरेक्टर क्या है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर प्रोमोटर और डायरेक्टर हैज बीन डिबार्ड बाय द फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, हैज बीन डिबार्ड बाय द सेबी, डिबार्ड बाय द बोर्ड टू एंटर इनटू द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी मार्केट में घुसने के लिए मना कर दिया, तुम कैसे घुसा, अलाउ ही नहीं करेगा, तो आईपीओ उसको लाने ही नहीं देगा। वो चाहे कोई भी कंपनी का डायरेक्टर या प्रोमोटर बन जाए, उसको लाने ही नहीं देगा आईपीओ। तो ऐसा आदमी को कोई बनाएगा ही नहीं, इसीलिए तो रोक रखा है ना, इसीलिए बोल दिया। नहीं तो कोई वो आदमी को कोई भी डायरेक्टर बना लेगा और उसको आईपीओ लाने देगा। ऐसा आदमी लोग को तो खोजता है ना कि हम भी ऐसा आदमी बन जाए, हमको भी बैंक 5,000 6,000 करोड़ दे दे। तो ऐसे तो ये सब आदमी लोग का तादाद बढ़ते रहेगा ना। तो इसीलिए विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और डिबार्ड बाय सेबी को, ये 3 आदमी को तो अलाउड ही नहीं है। अब एक और चीज बताते हैं आप लोग को, एक एग्जाम्पल पूछते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक्स लिमिटेड, नीरव मोदी, नीरव मोदी है ना, ठीक है, नीरव मोदी एक कंपनी में डायरेक्टर था, ठीक है, ओके, एक्स लिमिटेड। अब ये कंपनी को है ना, ये कंपनी को डिबार्ड कर दिया गया, ये कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया सेबी से, ये कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज से ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा किया कि उसको डिलिस्ट कर दिया गया सेबी से। अब नीरव मोदी है ना, नीरव मोदी लिखेंगे तो गलत लगेगा, रुको दूसरा आदमी का नाम देते हैं। विजय माल्या ने कोई अच्छा आदमी का नाम बताते ना, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब ये एक्स लिमिटेड में, अब वाई लिमिटेड में भी ये डायरेक्टर है। अब वाई लिमिटेड आईपीओ लेके आना चाहता है, बोलो ला सकता है क्या? एक्स लिमिटेड में ये डायरेक्टर है सचिन तेंदुलकर, लेकिन एक्स लिमिटेड को डिबार किया, सचिन तेंदुलकर को नहीं किया गया। अब सचिन तेंदुलकर वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। अब वाई लिमिटेड आईपीओ लेके आ सकता है कि नहीं, बोलो ला सकता है? नहीं ला सकता है, अलाउड नहीं है। कॉमन डायरेक्टर अगर होगा तो फिर आईपीओ नहीं लाएगा, उसको हटाना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो ऐसा कंपनी में डायरेक्टर था जिस कंपनी को डिलिस्ट कर दिया सेबी, जो कि विलफुल डिफॉल्ट में था, उस कंपनी में कुछ ऐसा डिफॉल्ट हुआ, इसीलिए कॉमन डायरेक्टर्स लोग को भी अलाउड नहीं है। कॉमन डायरेक्टर्स लोग भी आपका, कॉमन डायरेक्टर्स लोग अगर रहेगा तो फिर आपका सेबी आईपीओ लाने नहीं देगा, बोलेगा पहले उसको डायरेक्टरशिप से हटाओ फिर उसके बाद देगा, क्योंकि वो ऐसा कंपनी में डायरेक्टर था जिसको डिबार किया गया सेबी, जिसको डिबार कर दिया, जिसके ऊपर पेनल्टी फ्रॉड ऐसा का केस चल रहा है ऐसा कंपनी के ऊपर, आप उसमें कॉमन डायरेक्टर हो नहीं चलेगा, उस कंपनी को भी आईपीओ नहीं लाने देगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो लिख लो ये चारों केस। तो 4 केस वापस से बता दो क्या क्या है, बता दो क्या क्या 4 केस है। विलफुल डिफॉल्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, डिबार्ड बाय सेबी टू एंटर इनटू द कैपिटल मार्केट, और उसके बाद नंबर 4 कॉमन डायरेक्टर्स। अगर कॉमन डायरेक्टर है तो दूसरा कंपनी को भी लाने नहीं देगा, पहले उसको डायरेक्टरशिप से हटाओ फिर उसके बाद हम लोग आईपीओ लाने देंगे। ओके चलो, चलो, एंटिटीज हु आर नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग आईपीओ, रेगुलेशन 5(1) एंड रेगुलेशन 5(2). फटाफट से लास्ट पॉइंट है, कम ऑन, लास्ट पॉइंट है। अभी तो आज तो फर्स्ट क्लास है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म, एक दिन में चैप्टर खत्म करा दिया आईसीडीआर। अरे कैसा बात बोलता है, 10 to 12 क्लास है। तो वही हम बोल रहे, फर्स्ट क्लास में इतना तुम लोग को जोर आ रहा है तो सेकंड थर्ड क्लास क्या होगा। फर्स्ट क्लास में लगता है पहले 15 मिनट, जैसे बोलते हैं ना टीचिंग में पहले, सॉरी आपका एग्जाम के पहले 15 मिनट जैसे रीडिंग टाइम मिलता है, यहाँ पे 15 मिनट एनर्जी रिगेनिंग टाइम। Issuer or promoters are debarred from accessing the security market by SEBI. Point number 1. और लिखना पड़ेगा, जितना लिखोगे उतना राइटिंग प्रैक्टिस होगा, नहीं तो एग्जाम में सब गोल गोल आएगा फिर मार्क्स।
ठीक है। एसेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में घुसने से मना कर दिया हर्षद मेहता। याद करने के लिए लिखना है तो नीचे एग्जाम्पल दे दो हर्षद मेहता, कभी नहीं भूलोगे। एक जन बोल रहा है मिल के आया क्या पर्सनली? हाँ पर्सनली मिल के आया क्या, जो बहुत अच्छा आदमी था हर्षद मेहता। इसीलिए बोला ना, हर्षद मेहता का नाम यहाँ लिख देंगे, इन्विजिलेटर उसका रिश्तेदार होगा तो काट देगा, जीरो कर देगा। क्यों नहीं लिख सकते? ही इज अ पर्सन हु इज डिबार्ड बाय सेबी। सेकेंड पॉइंट, issuer having a promoter or a director who is also a promoter or director in any other company which is debarred by SEBI। कॉमन डायरेक्टर या प्रोमोटर है तो फिर नहीं करेगा ना, लिस्टिंग अलाउ नहीं करेगा, पहले उसको हटाओ। हम लोग अभी एक्ट पढ़ रहे थे ना, तो विलफुल डिफॉल्टर के संग एक और नाम दिया हुआ था, ठीक है, तो वो नाम भी लिखेंगे क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया है। विलफुल डिफॉल्टर के संग फ्रॉडुलेंट बोरोवर लिखा हुआ था, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट बोरोवर भी लिखेंगे अपने। इसीलिए बोल रहे अमेंडमेंट पढ़ते रहना चाहिए। नाम चेंज कर दिया, विलफुल डिफॉल्टर के पहले एक और टर्म ऐड कर दिया, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। फ्रॉडुलेंट बोरोवर इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो बोरोवर लोग एनपीए डिक्लेयर हो जाता है ना, उसको फ्रॉडुलेंट बोरोवर डिक्लेयर कर देता है। गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, ये लोग जानबूझ के पैसा उठाता है फिर वापस नहीं करता है, तो वो लोग फ्रॉडुलेंट बोरोवर बन जाता है। इंडियन बैंक्रप्सी कोड में से आएगा ये वाला टर्म, ठीक है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, इश्यूअर और प्रोमोटर और डायरेक्टर्स आर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इसको प्यार से अपने FEOA एक्ट बोलते हैं, ये भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट से आता है आपका, ये भी आपका सिलेबस में है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इश्यूअर इज हैविंग आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये अभी समझाएंगे आप लोग को, लिख लीजिए। सम आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, हो गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट है ना, आप लोगों को पहले नहीं बताया था। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या है, अगर मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस है, ठीक है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रखा है, जो डिबेंचर्स आपका शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या बोल रहा है सेबी कि पहले वो डिबेंचर्स को अपना शेयर में कन्वर्ट करो, तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर होल्डर लोग आ जाएगा। तो पहले उसको कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आईपीओ लेने आओ। पहले आप उसको कन्वर्ट करो, पहले उस शेयर को आप कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद कोई ऑफर लेके आओ, पहले आप उस शेयर्स को कन्वर्ट करो। आउटस्टैंडिंग कोई शेयर्स नहीं होना चाहिए जिसको डिबेंचर्स में कन्वर्ट है। अब बोलेंगे सर ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल है, तो पहले उन लोग को पूछो कि आपको अपना राइट एक्सरसाइज करना है कि नहीं, पहले वो सारा कम कर दो, काम खत्म। अगर कोई बोलता है कि नहीं हमको एक्सरसाइज नहीं करना है, तब फिर उसके बाद आप आईपीओ लेके आ सकते हो, अभी नहीं लेके आ सकते। पहले उसको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप लोग कन्वर्ट करो सिक्योरिटी में। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मान लो 5 साल हो गए, तो उसको पैसा वापस करना है, तो उससे पूछो कि भैया हम शेयर्स में कन्वर्ट कर लेके आपको पैसा नहीं देंगे, उसके बदले शेयर दे देंगे। तो उससे पूछो, अगर वो शेयर ले लेता है तो पैसा ऑटोमेटिकली आ गया ना आपके पास, तो क्यों जा रहे हो पब्लिक के पास? पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप अपना शेयर्स में कन्वर्ट करो। तो पहले वो चीज अगर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो दे कैन नॉट कम विथ आईपीओ अनलेस दे हैव कन्वर्टेड ऑल देयर सिक्योरिटीज इनटू शेयर्स। अगर कोई भी कन्वर्टेबल शेयर्स है तो आप नहीं लेके आ सकते शेयर्स, ओके, ठीक है, डन। तो यहां तक अभी आज का क्लास डन करते हैं, उसके ऊपर भागेगा नहीं तो आप लोग को, ठीक है। नहीं तो एक पॉइंट और हो जाता तो हो जाता, आईपीओ खत्म हो जाता आज, अगर एक पॉइंट और होता तो। फर्स्ट बार से बोलना चालू करे तब से बोल रहे ज्यादा हो गया, बोले कल करा दीजिएगा प्लीज,
कल हो जाएगा, ठीक है। चलो कल ही कराएंगे, कल हम लोग आईपीओ का लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर एफपीओ में घुस जाएंगे, ओके। तो अभी ये आईपीओ कंप्लीट होगा, फिर एफपीओ कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे करके टोटल 6-7 चीज कंप्लीट करना है, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम लगेगा ज्यादा।